नमस्कार। वर्ण विचार के अंतर्गत आज 6वीं कक्षा में हम लोग देखेंगे वर्ण विचार से संबंधित जो प्रयत्न आपको बताए गए व्यंजन से संबंधित के व्यंजन के मुख्यतः दो भेद, स्थान या उच्चारण के आधार पर और दूसरा भेद जो था प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्न के पुनः दो भेद हो जाते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर में 5 भेद, बाह्य में 11 भेद। आभ्यंतर के जो भेदोपभेद थे उन पे चर्चा हो चुकी थी। आज आइए हम लोग बाह्य के 11 भेदों को जो है अच्छे से इनको जानते हैं। तो देखा जाए तो इनमें पहले अल्प प्राण है, महाप्राण। हमने बताया, कई बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम, प्राण का अर्थ है प्राणवायु। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से बहुत कम मात्रा में वायु जो है बाहर निकलती है उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अल्प प्राण। ठीक। और जिनके मुख से जो है, जिन वर्णों के मुख से वायु जो है अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? महाप्राण। इसको हम लोग वर्ग के माध्यम से जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग के वर्ण जो है कौन से अल्प प्राण होंगे, कौन वर्ण महाप्राण, कौन घोष कौन अघोष, कौन संवार नाद विवार श्वास, सारी चीज़ों पे चर्चा विधिवत होगी। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें और इसको नोट भी कर लें। ठीक। क्योंकि अभी इधर जगह थोड़ा बनाना पड़ेगा, तब तक आप लोग इसको नोट भी करते चलिए और समझते चलिए। ठीक। तो अगर हम पहले इसकी नंबरिंग करें, वर्ग ये जो पांचों हैं हमारे, आपको दिख रहा होगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो अगर इनको हम नंबरिंग करें तो हमारे वर्ग के प्रथम वर्ण ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ एक तृतीय वर्ण, ये तीसरे जो हैं और ये पांचवें, ये जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कैसे? इनके उच्चारण में हमारे मुख से प्राणवायु बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, जैसे क, ग और अंग्या। ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे पांचवें, पहले तीसरे पांचवें, पहले तीसरे पांचवें, पहले तीसरे पांचवें, 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग से 3-3 वर्ण लिए गए तो कितने वर्ण हो जाएंगे? 15 वर्ण। यहाँ से वर्ग से 15 वर्ण हमको मिल गए। क्या? अल्प प्राण। तो यहाँ आप लोग एक हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा स्टार बना के ऐसे अल्प प्राण, अल्प प्राण करके, और यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे अपनी भाषा में। इसको कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण तथा। ठीक। और हम कैसे इसको लिखेंगे ये तरीका आप जानिए। हम ऐसे लिखेंगे प्रथम वर्ण कामा तृतीय वर्ण कामा पंचम वर्ण। ठीक। प्लस और कौन इसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारे जो मृदुल वर्ण है, कोमल वर्ण है, जिनको अंतस्थ कहा जाता है, यानी या वा रा ला। ठीक। तो उनको आप यहाँ लिख लीजिएगा कौन और इसके अंतर्गत आ जाएंगे? या वा रा और ला। तो ध्यान से देखिए, ये 15 वर्ण हैं। ठीक। और 4 इधर, 19 वर्ण। 19 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। 19 वर्णों का बाह्य प्रयत्न, इसे इसको बना लीजिएगा आप लोग, बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अल्प प्राण। अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न तो आप बता भी सकते हैं, और इसको अगर लिखना हो डिस्क्रिप्टिव में तो आप इसको लिख भी सकते हैं इस तरीके से। 19 वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आएंगे?
अल्प प्राण और जिनका प्रयत्न है बाह्य। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आता है महाप्राण। हमने इसको बताया कि महाप्राण का अर्थ है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, वो वर्ण जो है किसके अंतर्गत आएंगे, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जो है महाप्राण वर्ण कहे जाएंगे। ठीक है, इनका जो है प्रयत्न महाप्राण के रूप में होगा। तो प्रत्येक वर्ग से कौन कौन, दूसरे और चौथे वर्ण। ठीक है, ये दूसरे और चौथे इस तरीके से। ठीक, तो देखिए ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भा, ये तो वर्ग से हो गए, यानी प्रत्येक वर्ग से 2 वर्ण, तो 5 वर्ग से 5 दूना 10 वर्ण। ठीक, प्लस और कौन जुड़ेंगे इसमें, हमारे ऊष्म व्यंजन यहाँ जो लिखे हुए हैं, देखिए श ख शाह। तो इसके लिए आप लोग ऐसे बना लीजिएगा जैसे ये बना हुआ है, महाप्राण लिख करके, महाप्राण के अंतर्गत क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण, ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, चाहे आप लिख लीजिए चाहे इनको अलग से लिख लीजिए, क्या कहेंगे, श ख श और हा। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 दूना 10 और 4 14, 14 वर्णों का, 14 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, बाह्य प्रयत्न महाप्राण होगा। यानी इनके उच्चारण में हमारी जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, वो अधिक मात्रा में निकलेगा। और ये कितने वर्ण हैं, 14 वर्ण। महाप्राण के अंतर्गत 14 वर्ण और अल्प प्राण के अंतर्गत 19 वर्ण आते हैं, जिनका बाह्य प्रयत्न के आधार पे नामकरण किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, ये तो हुई अल्प प्राण और महाप्राण की बात। प्रश्न थोड़ा सा और घुमा दे कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि ये जैसे पूछेंगे किसके अंतर्गत, तो क्या बताएंगे, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत ये भेद किया गया है। और बाह्य प्रयत्न किसके अंतर्गत आता है, प्रयत्न के अंतर्गत। सीधा सा यहीं से आपको ऊपर से चलना है, ऐसे ऐसे। ठीक, कहीं और अन्यत्र आपको इधर उधर नहीं जाना है। ठीक, अगर और एक प्रश्न इसमें बन सकता है कि इनका भेद जो है तो कैसे किया गया, तो स्वर यंत्र, जो हमारे स्वर यंत्र हैं, बोलने में जो हमारे मुख के अंदर जो पार्ट्स हैं, जिह्वा और जिह्वा जिनको छूती है, उस आधार पे, स्वर यंत्रियों के आधार पे ये भेद है। ठीक है, स्वर यंत्रियों के आधार पे घोष अघोष हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए आप लोग, घोष अघोष दूसरा जो नंबर है, इनको मैं कर दे रहा हूं इधर से। ठीक, यहाँ आप ऐसे बना भी सकते हैं, 135 इसको पढ़ेंगे, लेकिन 135 पढ़ने के बाद आप गड़बड़ाइएगा मत। ये वर्ग का प्रथम वर्ण, ये तृतीय वर्ण, ये पंचम वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्लस आप क्या लगा लेंगे, या, वा, रा और ला। इसके सामने भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए, महाप्राण के अंतर्गत वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन श ख श और हा। ठीक है, ये श्वास की मात्रा के आधार पे भेद है, 2 भेद। ठीक, श्वास की मात्रा के आधार पे एक हेडिंग बन जाएगी इनकी कि ये जो दोनों भेद हैं, अल्प प्राण महाप्राण, ये जो है किसके आधार, इनका आधार क्या है, तो श्वास की ही तो बात हो रही, प्राण की। तो हमारी श्वास की मात्रा कि किस में ज़्यादा मात्रा में श्वास हमारी हवा वायु बाहर निकलेगी और किन वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में निकलेगी। तो आपका एक ये बहुत अच्छा प्रश्न बन गया
कि अल्प प्राण महाप्राण का आधार क्या है, इनके वर्गीकरण का क्या आधार है, वैज्ञानिक आधार क्या है, तो आप क्या करेंगे इसमें श्वास की मात्रा के आधार पर। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको तुरंत नोट करिए। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों का वाह्य प्रयत्न, ठीक, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। और इसके दो भेद हैं, ऐसे आप यहाँ से इनको भेदोभेद ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ये दो भेद हैं इनके, इसको तुरंत नोट करिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि इनका वैज्ञानिक आधार क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो श्वास की मात्रा, वहाँ मात्रा ही है, देखिए अल्प भी मात्रा है और महा का अर्थ ज़्यादा से है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों का बाह्य प्रयत्न दो तरीके से होगा, ठीक, अल्प प्राण रूप में और महाप्राण रूप में, ठीक। इसको नोट करिए और हम जगह बना के आगे चलते हैं। घोष और अघोष आपको समझाते हैं क्या। तो हमने घोष का अर्थ बताया था जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज हो, और अघोष का अर्थ है गूंज रहित, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज न हो, ठीक। और इन्हीं के साथ संवार, नाद, विवार और श्वास पे भी चर्चा होगी कि ये क्या है, ठीक। और उदात्त, स्वरित और अनुदात्त को हमने बताया भी था पिछली बार, और आज एक बार इसकी फिर हम चर्चा कर दें, पहले इसी की चर्चा कर देते हैं। ये जो हैं उदात्त, स्वरित और अनुदात्त, ये जो है केवल स्वरों के उच्चारण, वो भी कैसा उच्चारण, बाह्य उच्चारण के अंतर्गत उच्चारण के लिए है, ठीक है, व्यंजन से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये स्वरों के उच्चारण के लिए है। जैसे एक स्वर कोई ले लीजिए आ, ठीक है, अगर इसका मूल स्थान आ का देखें तो क्या है, कंठ है, ठीक। तो कंठ के ऊपरी, उदात्त का अर्थ होता है ऊर्ध्व, ऊपर से। तो कंठ जहाँ इसका मूल स्थान है उच्चारण का आ का, अगर उसके ऊपरी भाग से, यानी यहाँ से अगर ये उच्चरित होता है तो उदात्त कहलाएगा। अगर नीचे से जो मूल स्थान है इसके उच्चारण का, आ स्वर का, अगर उसके मूल स्थान के और नीचे से उच्चरित होता है, उच्चारण होता है, तो उसको अनुदात्त कहा जाएगा। और अगर मध्य की स्थिति है, यानी न ज़्यादा उदात्त न ज़्यादा अनुदात्त, तो उसको क्या कहेंगे, स्वरित, यानी यहाँ से जब इसका उच्चारण होगा, ठीक। तो उदात्त, स्वरित और अनुदात्त के लिए पड़ी पाई नीचे रहेगी, और स्वरित के लिए हमने बताया था खड़ी पाई। अगर किसी स्वर में नीचे लाइन खींची हुई है तो यानी उस स्वर का उच्चारण उसके मूल उच्चारण के निचले भाग से होगा, ठीक। तो उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अनुदात्त। अगर किसी स्वर के ऊपर खड़ी पाई लगी हुई है ऐसे, ठीक, और उसके मूल भाग के और ऊपर से उसका उच्चारण होता है, तो उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, स्वरित। और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, ये केवल स्वरों में प्रयोग किए जाते हैं, और ये वैदिक शास्त्रों में इनका अधिकाधिक प्रयोग मिलता है देखने को, ठीक। तो ये तो हुई इनकी बात। अब जो बचते हैं इन पे आइए हम लोग विधिवत चर्चा करते हैं। घोष अघोष, तो अगर देखा जाए तो घोष के अंतर्गत वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण प्लस लगा के इनको छोड़ देंगे हम, ठीक। वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण प्लस हाँ, य, व, र और ला, इतने और वर्ण,
इनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, इन वर्णों का घोष होगा, यानी इन वर्णों के उच्चारण में गूंज होगी। तो अगर देखा जाए यहाँ से ये जो वर्ग बने हुए हैं, तो प्रत्येक वर्ग के ये तीसरे, चौथे और पांचवें, ये पांचवें वर्ण प्लस ये जो है अंतस्थ और हा, इनका जो उच्चारण है, उच्चारण क्या कहेंगे, इनका जो उच्चारण का प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न, वो कैसा होगा, घोष। ठीक, अब इन्हीं के साथ इधर आप आइए तो हम दिखाते हैं। एक हेडिंग बनाइए, जो भी हम बार बार बोल रहे हैं आपको। हमने बताया कि अल्पप्राण महाप्राण का वैज्ञानिक आधार वर्गीकरण का क्या है, तो श्वास की मात्रा उसका आधार है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन घोष और अघोष का क्या आधार है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्वर तंत्र, तंत्रियों, चाहे यंत्रियों चाहे तंत्रियों, दोनों सही है यहाँ, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के बाह्य प्रयत्न को घोष तथा अघोष कहा जाता है, पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपको अगर डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना हो तो आप इसको खींच तान के 2-3 लाइन 4 लाइन तक लिख सकते हैं अपनी भाषा में। यानी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन होता है, ठीक है, तब ये घोष और अघोष उसी पे निर्धारित है वो वर्ण। तो क्या लिखा गया कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के बाह्य प्रयत्न को घोष तथा अघोष कहा जाता है। अब हमने बताया कि घोष के अंतर्गत वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण प्लस और कौन आएंगे, हा, या, वा और रा और ला। अब अघोष के अंतर्गत देखिए, अघोष के अंतर्गत वर्ग के पहले और दूसरे, ये वाले पहले और दूसरे, तो अगर देखा जाए ध्यान से तो 5 दूना 10, प्रत्येक वर्ग से 2-2। ठीक, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, 10 वर्ण ए और 3 वर्ण हमारे ऊष्म और बचते हैं। तो यहाँ आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा। ठीक, इसके अंतर्गत वर्ग के पहले, दूसरे प्लस शा, खा और शा, ये 3 वर्ण। ठीक, तो 5 दूना 10, 3 13 वर्ण क्या हो जाएंगे, अघोष, और 5 तिहाई 15 और 5 20 वर्ण किस में चले जाएंगे, घोष की तरफ। यानी इतने वर्णों का उच्चारण जो है क्या होगा, घोष, और जो कम वर्ण है जिसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, 13 वर्ण, अघोष। ये आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसको हम हटा के थोड़ा सा कुछ और बता दें आपको। ठीक, अब देखिए जो हमारे बचते हैं कौन कौन, संवार, नाद, विवार, ये जो हैं ये कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। अगर संस्कृत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो है बहुत ही आसान भाषा में वहाँ समझाया गया है सूत्र के माध्यम से कि हसा, संवारा, नादा, घोषा, यानी जो माहेश्वर सूत्र है उसमें जो प्रत्याहार बनते हैं 14 माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत, उसमें एक प्रत्याहार है हस। यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वो क्या है हमारे, हसा, संवारा, संवार हैं, नाद हैं और घोष, काम खत्म वहाँ, बहुत आसान भाषा में। और
दूसरी तरफ दूसरा सूत्र है, कहते हैं खरो विवारा श्वासा अघोषा। दूसरा प्रत्याहार एक ले लिया गया खर, और खर के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वो क्या है, विवार हैं, श्वास हैं, अघोष हैं। बस हमको इनको जोड़ देना और कुछ नहीं है। जैसे हम लिखे यहाँ कि हमको घोष के बारे में लिखना है, तो यहाँ घोष आप लोग लिख के ऐसे, ठीक, और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा वो हमको लिख लेना है। घोष हसा संवारा, यानी संवार, संवार और नाद, ठीक। ये जो है तीन जो प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न, अब इसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, बस आपको वही उठा के रख देना है, क्या, 3, 4 और 5, जिसको हम 345 भी कह सकते हैं, प्लस ह य व र और ला, ठीक। इतना हम जो है, अब अगर हमसे पूछा जाए, इधर से देखिए, जैसे हमसे पूछा जाए कि गा का बाह्य प्रयत्न क्या क्या होगा, बाह्य का प्रयत्न, गा का बाह्य प्रयत्न क्या है, और आपको ऑप्शन विकल्प दिया जाए घोष, संवार, नाद, और चौथा ऑप्शन है सभी, तो आपको सभी लगाना है, ठीक। या तो इसमें से 3 दे दिए, या तो 2 दे दिए, या तो 1 दिए, ठीक। तो ये इतने वर्ण, यानी ये 20 वर्णों का बाह्य प्रयत्न 3 ढंग से होगा। घोष भी होगा, संवार भी होगा और नाद भी होगा। संवार का हमने अर्थ बताया था, जिसमें मुंह कम खुला हो, और नाद का अर्थ है आवाज या ध्वनि, ठीक। तो इतने वर्णों का 3 ढंग से जो है बाह्य प्रयत्न होगा, यानी ये घोष होंगे, संवार होंगे और नाद होंगे, ठीक। अघोष में आइए, दूसरा जो इसका बचता है अघोष। अघोष के अंतर्गत हमने बताया वर्ग के प्रथम और द्वितीय, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पाफा। इसके अलावा कौन कौन, अब क्या बचा, विवार और श्वास। जो बचा वही लिख लीजिए यहाँ, विवार और श्वास। ये जो हमारे बने अघोष, विवार, श्वास, खरो विवारा श्वासा अघोषा, इसके अंतर्गत हमने कहा वर्ग के प्रथम और द्वितीय प्लस श, ख और श। 5 दूना 10, 3 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अघोष होगा, विवार होगा, श्वास होगा। दंत सा का अगर बाह्य प्रयत्न पूछ लिया गया तो अघोष भी है, विवार भी है, श्वास है। विवार का अर्थ है मुंह का पूरी तरीके से खुला होना, और श्वास का अर्थ है कि हमारी प्राणवायु चलती रहे, ठीक। कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आप समझ लीजिए, ठीक। अंतस्थ व्यंजन आप जान ही रहे, इनको कोमल या मृदुल वर्ण भी कहा जाता है, ठीक। इसको जब छंद प्रकरण आएगा तो बहुत विधिवत वहाँ उदाहरण सहित ये आपको बताया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए कि अगर आपसे मृदुल या कोमल वर्ण पूछें तो या व राला, और अगर पूछे केवल अर्ध स्वर हिंदी की दृष्टिकोण से तो केवल या और वा। रा को हमने बताया था कि लुंठित या प्रकंपित, और ला का नामकरण क्या है, पार्श्विक। इसको आप सब नोट करते जाइएगा। ऊष्म व्यंजन शाखा शाहा, जिसको ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। संघर्षी क्यों कहते हैं, यानी जिनके उच्चारण में प्राणवायु जो है मुख के अवयवों को जो है इस तरीके से छुए कि उनमें घर्षण हो, घर्षण करके जो है वायु जब बाहर निकलती है उसको क्या कहा गया, ऊष्म संघर्षी। अगर ऊष्म संघर्षी व्यंजन आपसे पूछा गया है, सब प्रश्न हैं, तो शाखा शाहा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये दोनों से सावधान रहना है। स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग आएगा, चा, छा, जा, झा, बार बार प्रश्न कई बार पूछा गया है। कठोर व्यंजन अगर पूछेगा
तो टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है। ये सब इनका जो है प्रयोग अलंकारों में, छंद में बहुत विधिवत आपको जानना होगा कि कठोर वर्ण क्या है, कोमल वर्ण क्या है, मृदुल वर्ण, इनसे हम कैसे अलंकार को पहचानेंगे, कैसे रस को पहचानेंगे, कैसे छंद को पहचानेंगे, ठीक। और अनुनासिक या सानुनासिक, अनुनासिक चाहे कहिए चाहे सानुनासिक, ये यहाँ सा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी जिनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का सहारा लिया जाता है। ये व्यंजन के अंतर्गत जो है, जैसे का पे बिंदी लगी है कंग, और अनानुनासिक, ना अनुनासिक इत अनानुनासिक, या इसको निरानुनासिक भी नाम दिया गया। इन नामों से सावधान रहिएगा आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा का, यानी जिसमें केवल और केवल मुंह का सहारा लिया जाता है, नाक से कोई वहाँ मतलब नहीं रहता है। आगत व्यंजन क्या है, क ख ग और जा और फ, नुक्ता लगा हुआ है जो नीचे बिंदी आपको दिख रही है, इसको उर्दू में नुक्ता कहते हैं, ठीक है। तो इनका उच्चारण जो है ये सब अरबी फारसी से आए हुए हैं, हिंदी ने इन्हें जो है ग्रहण कर लिया, ठीक। जैसे हमने आगत स्वर कहा था कि वो डॉक्टर पे जो लगता है आगत स्वर, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था बार बार, तो उसी तरीके से आगत व्यंजन है। और हिंदी में 9 विकसित व्यंजन डा और ढा, ये डा और ढा के ही विकसित रूप हैं जो ये बिंदी नीचे लगी हुई है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।